गुड मॉर्निंग अरन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आदित्य जी भी आ गए हैं। कौन रह गया, कौन मिसिंग है? साहिल देसाई, प्रत्यूष आ गया, अर्नव मिसिंग है, अर्नव जैन। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। मेरी क्रिसमस सर। क्या प्लान है क्रिसमस का? सर कुछ नहीं, घर पे ही है। पढ़ाई करेंगे सर। पढ़ाई करेंगे। हाँ हाँ सर। बढ़िया। सर लेक्चर अटेंड करने का प्लान बना के आए। लेक्चर अटेंड कर ले, वो वाला लेक्चर देख लिया, रोलिंग वाला? और यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा हुआ, कुछ इधर उधर परेशान थे तो मैंने उस लेक्चर में कोशिश की थी कि ऐसी चीजें भी इंक्लूड करूं कि आप लोगों को भी एक बार रोलिंग पे और इनसाइट मिल जाए। क्या सीखा कुणाल? कोई सिनॉप्सिस नहीं दिया तूने? सर मैं वही सोच रहा था। सर मैं लेक्चर देखना ही भूल गया था, मैंने रात को देखा। तो देख लिया ना, तो सिनॉप्सिस दे जल्दी से अभी। सर हाँ। लिखना नहीं है, बोल के बता। हाँ सर बोल के बताता, 1 मिनट का। थोड़ा मैं भी भूल गया हूँ सर। उसमें तो मतलब सबसे पहले तो हमने वो रॉड का किया था कि वो जो रॉड है वो कंस्ट्रेंट है 2 वॉल्स के बीच में मूव करने का। तो उसका हम लोग को ओमेगा निकालने का था। तो फिर उसमें 2 मेथड लगाए। एक मेथड में हमने मतलब मतलब 3 इक्वेशन लिखी फोर्सेस की। एक इसमें मतलब N1 N2, और फिर एक हमने लिखा ओमे अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो उसको इंटीग्रेट करके एक इक्वेशन और मिल गई। तो फिर वो मनन जो था उसने बोला था मतलब आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो फिर उसमें फिर ओमेगा कट जाता है तो अल्फा डायरेक्ट 3gl कॉस थीटा बाय 2 आ जाता है। बिल्कुल। और फिर मतलब उसको पुट करके इंटीग्रेट करके डायरेक्ट हम लोग को ओमेगा का भी एक्सप्रेशन मिल जाता है, वो साइन थीटा मतलब 3gl/2 साइन थीटा का डिफरेंस। तो सही है। फिर और फिर एक एनर्जी मेथड है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि नॉर्मल जो होंगे वो मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो सिर्फ उसका सिर्फ ग्रेविटी का ही वर्क होगा सेंटर ऑफ मास पे। सही है। ये इधर तक ये पढ़ा था। और उसके बाद मतलब और क्वेश्चंस करे थे मतलब लास्ट में कर तो। लिया वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? कितनी हाइट पे जाके उसका एंड दीवार से कांटेक्ट छोड़ देगा? 2/3h। कहाँ से आंसर आया ये प्रत्युष? क्या सर? तूने बोला आंसर? हाँ मतलब गलत आंसर मैं नहीं बोला। 2/3h बिल्कुल सही है। अगर उसको एच साइड से छोड़ा गया टॉप एंड को, तो 2h/3 हाइट पे जाके वो साइड वॉल से कांटेक्ट छोड़ देगा। सर मेरा 2h/3 आया था। तो चीटिंग नॉर्मल की थी, निकाल के पहले जीरो बोल कर दिया। देना है। अल्फा और ओमेगा तो निकाल ही रखा है। यस सर। अल्फा और ओमेगा तो निकाल ही रखा, उसको n1 में डाल के n1 को 0 पुट कर दो। n1 या n2 जो भी साइड वॉल से नॉर्मल कांटेक्ट। नहीं मतलब मालूम नहीं, मेरे को लग रहा था कि क्वेश्चन इससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो मैं कुछ बकवास सोच रहा था। क्वेश्चन डिफिकल्ट तब होता अगर मैं ये सारा एनालिसिस करके नहीं दिखाता, सीधे क्वेश्चन दे देता। हाँ एक चीज और सर, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन वो जो हम लोग ने अभी वो फॉर्मूला 220 बार पढ़ा है कि F/m+ICM/r²। अब वो मतलब उतना बेसिक तरीके से दिखता भी नहीं, अब तो मतलब सीधे ही लगता है कि सीधे ही लगा दो, मतलब दिमाग में नहीं लग रहा होता। लगाना भी नहीं चाहिए। केवल स्टैंडर्ड केसेस है जिसमें सेंटर पे फोर्स लग रही है और एक तरफ से टेंशन या फ्रिक्शन लग रहा है, तब आता है वैसा आंसर। नहीं मतलब सेंटर पे फोर्स लग रही है वो तो सही है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा होता कि मतलब हर बार देखो कि उसमें ऐसे हो रहा है। नहीं नहीं, बेटर है ICR के वो टॉर्क इक्वल टू Y अल्फा लगाना सीखो या एनालिसिस करना सीखो। मतलब रोटेशन में आप ये सारे रिजल्ट्स याद करके कुछ बहुत
मतलब ज्यादा कुछ कमा नहीं सकते हो, सीधी सी बात। और सर वो इलिप्स वाला भी हो गया था। इलिप्स वाला आंसर सभी का आ रहा है ना, 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा स्क्वायर रूट। ये हाँ, नहीं, ये वाला नहीं कह रहा था मैं, वो कह रहा था जो आपने कहा था ना कि रॉड को छोड़ो तो सारे अच्छा, पॉइंट बार इलिप्स के ऊपर में। कोई और एक पॉइंट है तो उसका पाथ बताना है। हाँ यस सर। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है, उस पे हम्म। आर्बिट्ररी एक पॉइंट ले लो और उसका लोकस लिख दो। नहीं मतलब हाँ, यस सर। वो सर अगर गलत इक्वेशन नहीं लिखते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है काफी। गलत इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो चीजें सॉल्व हो ही जाएंगी, सही। हाँ नहीं, हो गया था मतलब हो नहीं गया था, पहले गलत इक्वेशन लिख के फिर दिमाग खराब हो गया था। फिर किसी लेजेंड से पूछना पड़ा कि मैं क्या पागलपंती कर रहा हूँ, फिर उसने बोला मैं पागल हूँ, फिर मैंने बोला ओके मैं पागल हूँ, फिर उसने बता दिया, फिर मेरे को लगा वो मैं बहुत बड़ा वाला पागल हूँ। तो इसमें यही एनालिसिस करना ना कि इसका सेंटर सीधा नीचे आया होगा, तो इसका हाँ सर। सेंटर यहाँ आ गया और इसका ये एंगल थीटा हो गया, तो इसके सेंटर, अब इस बार पे कोई पॉइंट लेना है, कहाँ से पॉइंट लूँ? सर सेंटर ऑफ मास से एच ऊपर ले लो ना। सेंटर ऑफ मास से ए डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, इसकी ग्राउंड से हाइट ले लेते हैं एक्स और वाई। तो इसकी एक्स आर एच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो ए साइन थीटा होगी, और वाई यस सर। डायरेक्शन में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी L/2 होगी? cos थीटा प्लस a cos थीटा। तो L/2 cos थीटा प्लस a cos थीटा, तो y हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ये L/2 है ना इधर वाला, तो L/2 cos थीटा प्लस a cos थीटा y हो गया, और x की वैल्यू a sin थीटा होगी, तो ये हो पैरामेट्रिक गया फॉर्म सर। ऑफ एलिप्स बन गई बस ये। यस सर। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय L/2 प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। a अगर 0 हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ आ जाएगा, और a की वैल्यू -L/2 पुट कर देंगे तो भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ आ जाएगा, वो सेंटर और लोअर एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और a को -L/2 नहीं, कितना -L/4 पुट कर देंगे तो सर्कल आ जाएगा, तो हाँ ये भी सर, प्रूफ सर हो जाएगा उतना ही कि चेक कर, ये मतलब मूव उतना ही खुद करता है। से चेक किया, बिकॉज थोड़ा बहुत ओरिजिनल भी होना चाहिए, लेकिन हाँ। ठीक है, वो 2h/3 वाला सभी ने कर लिया क्या? यस सर। हाँ सर। सर एक यस चीज सर। पूछनी थी। हाँ सर। हम्म सर वो उस दिन वो इलिप्स वाला जो क्वेश्चन हो रहा था तो उसमें वो शायद अंशिला ने बोला था कि उसका तो बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, उसका आप बता सकते हो क्या? मतलब सर हमको आप तो वो बहुत डिस्कस लंबा करोगे लगा। अभी? डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, मतलब लेकिन वो उसका अंचला सोल्यूशन वाला क्या सॉल्यूशन मुझे नहीं समझ में आया, उसने था? क्या लिखा वो e² / 1 - e²। उसने केवल लास्ट स्टेप्स भेजे, ये थोड़ा कि उसका सॉल्यूशन छोटा है। मतलब तो ये एलिप्स का मेजर एक्सिस है, ये उसका माइनर एक्सिस है, और ये हमारा टेंजेंट है। तो एलिप्स का सेंटर यहाँ पर होगा, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे mg होना चाहिए, तो mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है। अगर एलिप्स हमारा इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन भी यहीं लग रहा होना चाहिए, और नॉर्मल भी यहीं लग रहा होना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। इस पॉइंट को अब मेरा तो तरीका यही रहता है कि यार मैं इसको x1, y1 पॉइंट मान लूँ, इसको 0, 0 मान लूँ, इसको x एक्सिस मान लूँ, और इसको y एक्सिस मान लूँ, और उसके बाद एलिप्स की इक्वेशन x(x1/a² प्लस y(y1/b² इज इक्वल टू 1) लिख दूँ। x² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट होता है x1, y1 पे, उसकी इक्वेशन होती है। ये शायद आपको मालूम होगा, किसी भी कर्व के लिए ऐसा रहता है, मालूम है क्या? हाँ सर।
तो ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद अपने को ये एंगल थीटा दिख रहा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। और अगर ये एंगल कुछ फाई मान लेते हैं तो ये थीटा है और ये फाई है, ये 90 है। ये 90 है? नहीं, ये कहाँ 90 है, ये 90 है। तो ये 90 माइनस फाई होगा। तो थीटा और फाई में रिलेशनशिप बन जानी चाहिए ना कुछ। सर y1 को x1 cot थीटा लिख सकते हो। ये 90 है, ये भी 9 है। y1 को x1 cot थीटा लिख सकते हो। हाँ, वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा x1 है और ये y1 है, तो tan थीटा की वैल्यू x1 बाय y1, तो y1 को x1 cot थीटा लिख सकते हैं। और सर उसको मतलब उसमें भी लिख सकते हैं ना, x1 y1 को a cos थीटा b sin थीटा। क्या बोल रहे हैं? a cos phi b sin phi भी लिख सकते हैं ना सर x1 y1 को। उसने वैसे ही किया था वो अंचला में। हाँ, वो तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म एलिप्स की में वो फाई नहीं समझ में आता क्या, इसलिए मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में जाता नहीं एलिप्स की। मुझे वो उसमें वो जो पैरामीटर है वो दिखता नहीं कि वो क्या है, इसलिए मैं वो वाली फॉर्म वो यूज। देखना भी नहीं, वो एंड में उसने बस वही कर दिया था, उसे मिनिमाइज कर दिया था पैरामीटर को। तो यहाँ पे हम अगर लगा लें, और ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये रही एक ये रही। और एलिप्स की एक एक्सेंट्रिसिटी की इक्वेशन होती है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी 1 स्क्वायर माइनस बी इंटू स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा नहीं क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, मुझे ये याद है, ये ठीक है। हाँ सर ये ठीक है। हाँ सर। एक रिलेशनशिप ये है मेरे पास। तो ए और बी एलिमिनेट करके इसमें डालने हैं किसी तरीके से ना, उसके बाद ई आ जाएगा मेरा थीटा का फंक्शन। थीटा और फाई का फंक्शन आना चाहिए कुछ, फिर उसको मैक्सिमाइज करेंगे। थीटा तो फिक्स ही रहेगा, थीटा तो हमारा फिक्स्ड वैल्यू है ना। तो अलग अलग एक्सेंट्रिसिटी के लिए अलग अलग एंगल्स बनेंगे, तो ई और फाई मेरी ये वेरिएबल होने चाहिए। तो ई को मैं फाई का फंक्शन बना लूंगा। ऑब्वियसली इंक्लिनेशन फर्क आएगी ना, अगर डिफरेंट एक्सेंट्रिसिटी का एलिप्स होगा तो वो डिफरेंट एंगल पे इक्विलिब्रियम में आएगा। तो समहाउ आई हैव टू रिलेट ई विद फाई। ये वाला फाई, ये फाई जो है ये मेरे टेंजेंट की स्लोप है, तो टेंजेंट की स्लोप यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। माइनस टेन फाई जो है हमारी वो टेंजेंट की स्लोप है, और ये माइनस टेन फाई यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू x1 बाय y1, राइट। और ये तो हो ही गया यार, टेन फाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना हो गया मेरा, 1 माइनस ई स्क्वायर, और x1 बाय y1 कितना हो गया मेरा, टेन थीटा। अब क्या करें, एक्सेंट्रिसिटी के लिए सॉल्व करूं तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की मैंने अभी तक। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टेन फाई बाय टेन थीटा। ठीक किया क्या मैंने? तो मेरी इक्वेशन थोड़ी अलग बनी थी। जो मैंने लिखा उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? मेरा दिख नहीं रही है। ये टेंजेंट है मेरा, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस टेन फाई हो गई। इस लाइन से मैंने इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके इससे इसकी स्लोप निकाली, तो बी स्क्वायर एक्स वन बाय वाई वन ए स्क्वायर आ गई इसकी स्लोप। तो स्लोप को मैंने टेन फाई के इक्वल कर दिया, और x1 और y1 में रिलेशनशिप हमारे पास है ही है, x1 बाय वाई वन टेन थीटा होगा।
ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टेन फाइव बाई टेन थीटा आ गई। अब अपने को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो विद रिस्पेक्ट टू फाइव डिफरेंशिएट करके 0 कर दूं या ये सीधा ही हो जाएगा? फाइव कुछ भी हो सकता है क्या? ये फाइव के ऊपर कोई लिमिट होनी चाहिए। सर वो एक्चुअली पैरामीट्रिक से करते हैं तो tan फाई का कंडीशन निकल जाता है। वही सर, वो सर tan थीटा शायद x1 सही ध्यान है, नहीं अभी तो, मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है ना कौन? tan थीटा x1 by y1 90 नहीं ना वहाँ पर। यहाँ गड़बड़ करवाई है साहिल ने। वही लग रहा था कि कुछ गलत लग रहा था, लेकिन ये इतना जो मतलब नॉर्मल है ये करता था तो इंक्लाइंड मालूम नहीं सरफेस पड़ता। के परपेंडिकुलर है ना? हाँ, और सर गलत लग रहा था, लेकिन मालूम नहीं कहाँ गलत हुआ था, तो वही सोच रहे थे। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है। ये एंगल हमने फाई लिया है, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस फाई है, तो ये 90 प्लस फाई हो गया। अब लगा देते हैं ना कंडीशन, x1 अपॉन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू y1 अपॉन कितना आएगा वो सामने वाला एंगल, y1 के सामने वाला ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस फाइव, राइट? -5 ये पूरा 90 है ना, और ये थीटा प्लस फाइव है, तो 90 माइनस थीटा प्लस फाइव, मतलब थीटा प्लस फाइव ब्रैकेट में, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव ये बनेगी। तो यहाँ पे y1 x1 अपॉन y1 की वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, तो tan फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू tan थीटा नहीं है यहाँ पे, x1 बाय y1 को रिप्लेस करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव से। अब इसमें फाइव हमारा वेरिएबल है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू tan फाइव कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू देख लो कैसे आएगी, tan फाइव इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, डिफरेंशिएट डेसिमल करके से जीरो प्लॉट कर। कर, क्या कह रहे हो? सर डेसिमल से प्लॉट करके आएगी सर। नहीं, मतलब बेस्ट तरीका तो वही है सर, और भी अल्टरनेटिव मेथड हैं। सीकेंड स्क्वायर फाइव कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस tan फाइव और माइनस का साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। अब एक कॉस फाइव कट जाएगा, कुछ बन जाएगा क्या? कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव कॉस फाइव साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। और तेरी ऐसे कैसे करेंगे इसको? कितना बुरा है। सर आप एक बार वो साइन वाली क्वेश्चन बता सकते हो फिर से? अच्छा, उसमें कुछ गलत हो गया क्या? ये x1, फिर वो y1 नहीं होगा ना, वो हाँ वो y1 नहीं होगा ना? ओहो, y1 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट ये तो वो रूट y1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, है ना?
सर वो लाइन की स्लोप लिख सकते हैं ना, तो y1 x1 में रिलेशन आ जाएगा। इस लाइन की, हाँ हाँ। इस लाइन की स्लोप है ना 90 माइनस थीटा प्लस फाइव। तो वैसे करते हैं ना। ये भी बकवास किया इसका मतलब हमने ना। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू y1/x1 होगा, राइट। तो कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू y1/x1 होगा। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो थी अभी भी गलत है। ये माइनस tan फाइव इज इक्वल टू माइनस b² इंटू x1/y1 एंड दैट विल बी tan ऑफ थीटा प्लस फाइव। और ये कट गया और ये 1 माइनस e² की वैल्यू tan फाइव अपॉन tan ऑफ थीटा प्लस फाइव आ गई। अब कुछ सुंदर है क्या? हाँ e² सर, अब की थोड़ा हाँ वैल्यू सर, यही बना था। माइनस tan फाइव अपॉन tan ऑफ थीटा प्लस फाइव। अभी जल्दी हो जाएगा क्या? सर ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दो उसको, 1 को नहीं चलेगा, tan a माइनस बी का कुछ फॉर्मूला बन जाएगा? नहीं 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 बन रहा। तो इसका डेरिवेटिव 0 कर दूं है? हाँ हाँ सर। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस फाइव इंटू सीकेंड स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan फाइव इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस फाइव। ये आ गया 0 करके डेरिवेटिव है। तो tan ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। एक कॉस फाइव कट गया, इसको साइन बाय कॉस लिखते हैं। एक कॉस इससे कट गया। तो ये साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव माइनस साइन फाइव कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव कॉस फाइव, ऐसा। हाँ सर। तो थीटा प्लस फाइव π/2। सर नहीं ना, थीटा प्लस फाइव प्लस फाइव इक्वल टू π/2 है ना। थीटा प्लस फाइव π/2, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल है ना। यस। तो यहाँ से 2 फाइव की वैल्यू π/2 माइनस थीटा, फाइव की वैल्यू π/4 माइनस थीटा/2। फाइव की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है, आंसर तो शायद सबका आ ही रहा था ना, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा। नहीं, साइन थीटा पे सर एक 2 भी आ रहा था मेरे को। हाँ 2 और रूट का 2 अंडर साइन रूट। थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 2 हाँ साइन सर। थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट, सबने ऐसा ही आंसर पोस्ट किया था। यहाँ से भी आ रहा है अब वो, ये मैंने देखा था किसी का ऐसा आता हुआ, फाइव इक्वल टू π/4 माइनस थीटा/2। चलो एनीवेज, ठीक है जी, आगे चलते हैं। रोलिंग वाली शीट सॉल्व किया आप लोगों ने? वो डिस्कस करेंगे। यस सर। नहीं, एंगल मोमेंटम पढ़ेंगे आगे। थैंक यू सर। और सबसे वो एक क्वेश्चन रॉड वाला भी रहता था, ब्रो दोनों कौन सा? 60 से वही छोड़ा था, वो 60 डिग्री से छोड़ा था, तो एंगुलर रिलैक्सेशन जो वैसे कुछ निकालना था एक से। कौन सा सेमी सर्कुलर रिंग वाला? नहीं, एक रॉड को 60 डिग्री से छोड़ा था ना वर्टिकल, जब तक कहा था कि अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे ये। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस था। हाँ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बार रखी ऐसे, इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया। हाँ, इसको अब रिलीज थीटा एट 60 फ्रॉम वर्टिकल। हाँ, तो इसको जब रिलीज किया उस समय ये नॉर्मल 60 डिग्री निकालना का एंगल था, बना रही थी। हाँ, क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना था। इस मोमेंट पे मुझे तो याद ही नहीं आ रही वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी।
सर याद नहीं है ना सर, तो इसके अभी डिस्कस नहीं करते ना सर, क्यों डिस्कस करना सर जो आपको याद नहीं है सर? करो सॉल्व चलो। ये नहीं पता कि इस मूवमेंट पे था या जनरल फंक्शन ऑफ थीटा पे था। फिर एक आप पढ़ाया था मतलब मुझे नहीं मिला। सर ये सॉल्व नहीं किया सर, सॉल्व करेंगे घर अभी बैठ अभी करो चलो तुरंत। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट नॉर्मल एट दिस मोमेंट। स्मूथ सरफेस है। इंच डे क्या है या बस छोड़ दिया? हम्म। इंच डे कुछ है या फिर बस छोड़ नहीं नहीं, दिया? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दिया। ओके। सर नहीं, ये ऐसे था, याद आ गया कि बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ा था और नॉर्मल निकाला था एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। चलो अब ये वाला करते हैं। यस सर। तो सर ये कह रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, शायद क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया ना? तो ये कह रहा है कि इसको यहाँ से रेस्ट से छोड़ दिया हाँ, यहाँ से छोड़ा और थीटा इक्वल 60 पे और नॉर्मल निकालना था। फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। यस सर, फ्रिक्शनलेस सर। जब ये स्लाइड करते करते 60 डिग्री का एंगल बना रही है, हाँ, तो अब नॉर्मल निकालना है। इससे मैं नॉर्मल कैलकुलेट करना है। सर तो आप कौन सा करें? ये वाला। ओके सर।
सर एक सेकंड सर, मैं कंफ्यूज हो गया। करना कौन सा था? पहला जिसपे 1 लिखा हुआ है, नहीं मतलब 60 डिग्री से जस्ट हो गया। रिलीज किया गया इनिशियल नॉर्मल। ओ ओके, चलेगा सर। अच्छी बात है, पहला करना है पहले। आसान है पहला ना। नहीं नहीं, जब दूसरा करने को बोलोगे तो मैं फटाक से आंसर दे पाऊंगा ना, इसलिए। क्योंकि तूने पहला दूसरा कर लिया पहले ही ना। हाँ लेकिन गलत आंसर देने में फायदा नहीं। सर किसी ने आंसर नहीं दिया। नहीं किसी ने भी नहीं दिया। तेरा आ गया तो बता। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा आंसर नहीं आ सकता। चलो मैं सॉल्व करूं फिर। सो मेरा एक आंसर आ रहा है 4 mg/13। 4 mg/13। और कोई? मेरा एक आ रहा है जो ये नहीं है, तो जाने दो, गलती है। बाकी 1 मिनट सर। दो ही फोर्सेस तो लग रही होंगी इस पे, एक तो पता है, दूसरी निकालनी है। तो एक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए नॉट लिख लेते हैं। ए नॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ। सर अगर वो नीचे वाले पॉइंट की लेफ्ट को एक्सेलरेशन ए मान रहे हैं हम ए को ए नॉट कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है। सॉरी ए उसका कंपोनेंट, दोनों का कंपोनेंट लॉन्ग रॉड का एक्सेलरेशन को इक्वल कह सकते हैं। कर सकते होंगे, तसल्ली से चेक करके देखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। n इंटू नहीं समझा 3/2 सर, इसका क्वेश्चन क्या था वो नहीं समझा। 12/2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। ये कह रहा है कि नीचे वाला पॉइंट जो है उसकी एक्सेलरेशन इधर को होगी, ए मान लेते हैं। तो क्योंकि अभी वेलोसिटी 0 है, तो क्या एक्सेलरेशन के कंपोनेंट रॉड की लेंथ के लॉन्ग इक्वल कर सकते हैं, जैसे हम रस्सी में करते होते थे कि अगर वेलोसिटी 0 हो तो उस समय एक्सेलरेशन में भी वही कंस्टेंट आ जाता है जो वेलोसिटी में आता है। पता नहीं, मैं रोटेशन में पंगे लेता नहीं ऐसे, फिर सोच लेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक इक्वेशन mg माइनस n इज इक्वल टू एम ए नॉट, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पक्का वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। एक n√3/2 इंटू L/2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा। ये टॉर्क इज इक्वल टू वाई अल्फा हो गया। और एक कंस्ट्रेंट, एक कंस्ट्रेंट तो है सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे जा रहा है, कंस्ट्रेंट क्या वो फोर्सेस से दिख रहा है। एक कंस्ट्रेंट है लोएस्ट पॉइंट जो है वो लेफ्ट में जा रहा होगा। लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे लिखूं? इसकी एक्सेलरेशन एक तो इधर होगी L/2 अल्फा, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव। एक इधर होनी चाहिए थी ओमेगा स्क्वायर आर, जो है नहीं। और इसमें ए नॉट ऐड कर देते हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए, है ना। तो ये 30 डिग्री है, सर मेरा भी 4 mg/13 हो गया। ये 60 डिग्री हो गया। तो L/2 अल्फा इंटू कॉस 60
नहीं, इंटू साइन 60 मस्ट बी इक्वल टू A0। ये समझ में आया? यस सर। यहाँ से मेरे पास तीसरा कंस्ट्रेंट आ गया, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से, ये 2 से 2 गया 3, एक एल काट दिया, एक एल अल्फा की वैल्यू 4A0/√3। तो n √3 इज इक्वल टू था मेरे पास 1/3 m/3 टाइम्स एल अल्फा, और एल अल्फा की वैल्यू 4A0/√3। तो n की वैल्यू आ जाएगी 4m/A0/9। तो 9/4 n प्लस n 13/4, 4mg/13। तेरा आंसर अर्नब क्या तोरा वो जो उससे किया उससे बन रहा है कैसा आंसर? उससे फायदा क्या हो रहा है? सर उससे फायदा बस कि मतलब मैं कहता कि तो लेफ्ट वाले पॉइंट की अगर हम रिस्पेक्ट में ऊपर वाले देखेंगे तो उससे आ जाएगी ना उसकी। तो ये कह रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन इधर अगर a है तो ये वाले कंपोनेंट इक्वेट कर देते हैं इस मूवमेंट के लिए। तो ये 60 है ना, और ये 30 है। तो A0/2 इज इक्वल टू A√3/2। तो a की वैल्यू A0/√3 आ गई है ना। और नीचे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला पॉइंट अल्फा से घूम रहा है। तो अच्छा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन ऐसे को L/2 अल्फा होनी चाहिए, और L/2 अल्फा जो है वो A0 और A0/√3 का रिजल्टेंट है ना। मतलब लेफ्ट को ए नॉट है तो हमें और वो भी एक इसकी भी इक्वेशन बन जाएगी ना। लेफ्ट को ए है ना इसके मतलब। तो उधर दिखा दी ना मैंने इसके रिलेटिव उसकी वो A0/√3 A, और इन दोनों का रिजल्टेंट L/2 अल्फा है। तो L/2 अल्फा A0 और A0/√3 का रिजल्टेंट है ये, तो यानी A0² प्लस A0²/3। तो कितना हो गया 2A0/√3 इज इक्वल टू L/2 अल्फा। क्या वहां से भी यही आया था हमारे पास? L अल्फा की वैल्यू 4A0/√3 है ना। सर ये किया क्या पार्ट आखिरी में? मैंने लोएस्ट पॉइंट के रिलेटिव सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन लिखी है, हाँ। और L/2 अल्फा होनी चाहिए। हाँ अब नो एक्सेलरेशन उसकी एब्सोल्यूट खुद की A0 है, इसकी इधर को A0/√3 थी, तो इसके रिलेटिव उसके पास पीछे को A0/√3 होगी। मैंने कहा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट L/2 अल्फा होना चाहिए। हम इसके रिलेटिव तो निकाल लेते, एक लेफ्ट को लिखेंगे ना A0/3 क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ऐड करेंगे ना फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। मैंने ग्राउंड के रिलेटिव तो A0 मानी हुई है ना ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास की। हाँ और एक उससे भी निकाल लेते ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। हाँ तो वही तो किया है। तो लेफ्ट को नहीं हुआ A0/3 क्योंकि हम चल एक ठीक, ऐसे करते हैं। A के रिस्पेक्ट में B की एक्सेलरेशन एक तो होगी इधर L/2 अल्फा, हाँ और इसमें A0/√3 ऐड करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ A0 आना चाहिए। हाँ इस हाँ वेक्टर हाँ। का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट एक। ये वही बात है जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे तरीके से बोली जा रही है बस। अच्छा फिर आप ये बात रिपीट कर सकते हो क्या? A के रिलेटिव B की एक्सेलरेशन लिखी L/2 अल्फा, उसमें A की एक्सेलरेशन सुपर इम्पोज कर दी, तो B की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ गई कि नहीं आ गई? ओ ये ओ ओ हाँ ठीक है। और B की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन A0 है। बट दिस अप्रोच इज नॉट हेल्पिंग अस। ये देखना ये कितने सुंदर तरीके से सिंपल कंस्ट्रेंट से आया था। सर उसमें वो मतलब ICR नहीं मान सकते क्या इसमें? हाँ मान लेना इसी बार यहाँ पे वो परपेंडिकुलर लाइन से वो भी डायरेक्ट आ जाएगा फिर वो डिस्टेंस H/2 1/2 sin थीटा। 3/4 ही होता है। आगे। सर नहीं, वो सिर्फ अल्फा और A0 का रिलेशन। ICR की एक्सेलरेशन थोड़ा जीरो है। तो और बैलेंस कर सकते हैं ना वहां से।
ICR के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा नहीं लगाते ना यार ऐसे इतनी आसानी से। मुझे लगा वो बात है ना कि इस केस में लग जाता है, ये वाले केस में जिसमें रॉड का एक पॉइंट बिल्कुल सीधा नीचे जा रहा होता है और एक पॉइंट ग्राउंड पे स्लाइड कर रहा होता है, उस केस में लग जाता है। वो हमने प्रूव किया हुआ अलग से कि अगर आपको एक पॉइंट इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो ICUR आता है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ आती है, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई। इसलिए जब आप ICUR के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा लगाएंगे तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, और इससे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो मैंने वो वाला क्वेश्चन है वो 2h/3 वाला, उसकी अल्फा इतनी आसानी से निकल जाती है mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू mL²/3 इंटू अल्फा। लेकिन ये हर जगह नहीं लगता, ये इस केस में लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इसका ICUR बहुत सुंदर है, उसकी एक्सेलरेशन की वजह से लगने वाली स्यूडो फोर्स का ICUR के वो टॉर्क 0 आ जाता है। बट इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि ICUR की एक्सेलरेशन उधर है। वो हमने किया हुआ प्रूव, ठीक है, हमने ऑलरेडी। मैंने इस बार वाले सिचुएशन पे मेहनत इसलिए की हुई है क्योंकि बार वाली सिचुएशन बहुत कॉमन है। तो कुणाल तो ठीक बोल रहा है, ICUR के वो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा लग जाएगा, बट यू हैव टू जस्टिफाई दैट कि लग जाएगा। तुमने सोचा यस नहीं सर। था ना, ये सोचा था। सर नहीं। और एक चीज और, ये वाले केस में तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, क्या इस केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है? इस केस में तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था और स्यूडो फोर्स ICUR से पास कर रही थी। इस केस में ICUR की जो एक्सेलरेशन होगी वो इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगी ना, क्यों? सर मैं वो टॉर्क का नहीं बोल रहा था, मैं वो A0 और अल्फा में बोल रहा था। हाँ, वो कैसे निकाली? ICUR सर वो वेलोसिटी मतलब करने के काम आता है ना यार। हाँ, और उसका मतलब नीचे की तरफ होगा ना। ICUR वेलोसिटी से रिलेट करने के काम आता है ना। यस सर। एक्सेलरेशन कैसे रिलेट की? मतलब इतनी बता, कैसे इतनी आसानी से कैसे रिलेट की? नहीं, मैंने उसमें देखा तो उससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है, पता वो नहीं। इसलिए आ रहा है क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया हुआ है। हाँ सर तो इसलिए तो क्वेश्चन सिंपल था ना, मतलब सिंपल नहीं, मतलब इसलिए क्वेश्चन मतलब बात ये ना कि अगर आप कोई भी स्टेप यूज कर रहे हो तो आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए। हमने, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, हमने ये वाली बार लेके ना, इस बार में ये डिस्कशन की हुई है कि अगर इस बार का ये वाला एंड इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो ये वाला एंड इधर जा रहा होगा v प्राइम से, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी 0। बार की जो एंगुलर वेलोसिटी अगर इस इंस्टेंट पे ओमेगा है, तो इस पॉइंट की जो एक्सीलरेशन है वो केवल इस तरफ आती है, ω²L, या ω²L/2 क्या आती है मुझे वैल्यू नहीं याद है, इधर को आती है लेकिन वो, ठीक है। अब ICOR की एक्सेलरेशन इधर को आती, ये वाला पॉइंट, सुनो ध्यान से, ये वाला पॉइंट सीधा नीचे जा रहा है, ये वाला, और ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, तो ICOR यहाँ होगा, और ये वाला जो पॉइंट है इसकी तरफ आती है इसकी एक्सेलरेशन, और वो आती है ω²L या ω²L/2, जो भी है मुझे याद नहीं, बट क्योंकि इस समय ओमेगा 0 है तो इस समय इसके ICOR की एक्सेलरेशन 0 है, तो इसलिए वो एक्सेलरेशंस को भी रिलेट करने के काम आ जा रहा है इस मोमेंट पे। क्यों कुणाल? हाँ यस सर। तो वो चीजें या तो वेरीफाई करो आप ICOR यूज करने से पहले, ICOR को सीधा यूज करके एक्सेलरेशन नहीं, ये वाला करके दिखाओ। अब ये कैसे करोगे? इसमें और उसमें क्या फर्क आ जाएगा? इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ जाएगा? सर इस वाले में हम लोग ICOR को यूज कर ही नहीं सकते। क्योंकि ओमेगा 0 नहीं है। हाँ ओमेगा 0 नहीं है तो इस समय इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो सारा पैरामीटर्स ही बदल जाएंगे सारे, है ना। हाँ। करके दिखाओ सॉल्व फिर ये वाला क्वेश्चन अब। सर इसका आंसर mg/12 है। mg/12? 12। पता नहीं, नो आइडिया।
करो सॉल्व बाकी पब्लिक अब इसको। इस 4mg/13 में कोई डाउट? आर्यन तूने कैसे किया था? और सर मैंने वो जो ग्राउंड पे पॉइंट है उसको मतलब उसके रिलेटिव वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देख लिया था। ये वाला L/2 अल्फा। हाँ, और L/2 अल्फा का वर्टिकल कंपोनेंट A0 के बराबर कर दिया, क्योंकि के पास वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है हाँ नहीं, सर, तो वहां से ये रिलेशनशिप आ गई। हाँ सर, फिर ऊपर पुट कर दिया था, वही किया था। ठीक है। और आदित्य ने क्या किया था? यही किया था सर। ठीक है, बाकी पब्लिक। अर्नव, अच्छा तूने वो वाला किया था। बता दिया। अब किसी को कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन में? नहीं, तो ये वाला सेकंड वाला कंस्ट्रेंट वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो? कंस्ट्रेंट वाला पार्ट मतलब मैंने भी आईसीआर से किया था तो जब आपने बता दिया क्या? क्या किया तुमने? आईसीआर से एक्सेलरेशन कैसे रिलेट करते हो यार? मुझे तो स्ट्राइक ही नहीं करता है कि मैं आईसीआर से एक्सेलरेशन निकालूं। सर वो क्लियर कर दिया गया। सर वो लगा भी था कि आपने बताया था कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने को जनरली काम आते हैं, पर फिर ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट देखा तो नहीं, पर फिर स्ट्राइक हुआ, फिर गलती से नहीं हो गया। ये सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो फोर्सेस डिसाइड करती हैं, और सिचुएशन में फोर्सेस केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इससे अपने को ये श्योर होगा कि सेंटर ऑफ मास सीधा सीधा नीचे जा रहा होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ A0 मान ली मैंने, और जो ये फ्री एंड ऑफ दी बार है, लोअर पॉइंट है, ये कंस्ट्रेंड है स्लाइड करने के लिए, तो ये A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका बनाया। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास A0 से जा रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट सेंटर ऑफ मास से L/2 डिस्टेंस पे है, उसके पास एक एक्सेलरेशन L/2 अल्फा होगी, और एक उसमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन में ऐड कर दूंगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी एक्सेलरेशन इधर होनी चाहिए, यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो ये एंगल हमारे पास 30 था, तो ये भी 30 होगा, तो L/2 अल्फा इंटू cos 30 मस्ट बी इक्वल टू A0, ताकि उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 हो जाए। यहां से मैंने कॉन्स्टेंट वाला किया था, A0 इज इक्वल टू √3/4 टाइम्स L अल्फा। तुमने इसको आईसीआर से कर दिया, कैसे किया? सर मतलब इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस ले लिया, ये 60 डिग्री है और ये L/2 है, तो ये L/2 इंटू साइन 60 होगा √3/2। तुमने A/2 को L/2 इंटू √3/2 इंटू अल्फा लिख दिया सीधे, क्यों भाई? हाँ किया ना तुमने? सर। हाँ, ये केवल इस मोमेंट के लिए वैलिड है, क्योंकि इस समय आईसीआर की एक्सेलरेशन 0 है और ओमेगा भी 0 है, दोनों चीजें हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। हाँ सर, रिलीज फ्रॉम रेस्ट में तो नहीं है। अगर आईसीआर की एक्सेलरेशन इस मोमेंट पे 0 नहीं होती, तो ये वाली उसकी एक्सेलरेशन केवल आईसीआर के रिलेटिव होती, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं होती। ठीक है, हाँ सर, समझे। सर वो आईसीआर का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं ना। इन किसी लेटर मोमेंट पे निकाला तो इससे भी कर सकते हैं ना? किसी लेटर मोमेंट पे सर अगर इसका आईसीआर निकाल लिया एक्सेलरेशन तो फिर इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, फिर आप यार एक बात बता, आईसीआर की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद आप आईसीआर के रिलेटिव दूसरे पॉइंट्स की एक्सेलरेशन लिख रहे हो, तो इट इज एज गुड एज कि आपके पास ये ऑलरेडी एक पॉइंट है जिसकी एक्सेलरेशन आपको मालूम है, तो इसके रिलेटिव करो ना। व्हाई डू यू वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आईसीआर इन दैट केस? जरूरत कहाँ पर है उस चीज की, एक्स्ट्रा स्टेप्स लेकर आने की कि पहले आईसीआर लोकेट करो,
फिर उसकी एक्सेलरेशन निकालो, फिर उसके रिलेटिव करो। एक्सेलरेशन के रिलेटिव लिखने हैं तो किसी भी पॉइंट के रिलेटिव किसी दूसरे पॉइंट की एक्सेलरेशन लिख सकते हो ना। ये तो सर जिन पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लोअर एंड पता है ग्राउंड पे स्लाइड कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पता सीधा नीचे जा रहा है, इनको यूज करो ना, बस इन्हीं को सीधा ही रेफरेंस के लिए, एक्सेलरेशन की रेफरेंस के लिए, है ना। यस सर। अब तो ऐश्वर्य की एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी तो तेरे को टाइम लग जाएगा ना, उससे बेटर है कि अपनी ये वाले कंस्ट्रेंट तक कितनी आसानी से पहुंच गए, है ना। हाँ ये सर, नहीं वो ऐसा लग रहा था वो परपेंडिकुलर है तो थोड़ा कैलकुलस से शायद यूज कर पाए, इसलिए सोच रहा था उस कारण। चलो अब दूसरे वाला पार्ट क्वेश्चन करो, जिसमें उसको वर्टिकल से रिलीज किया गया है और जब वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है उसमें नॉर्मल कितना आएगा, ये क्लियर कर दूं। तो हमने इस रॉड को वर्टिकल पोजीशन से छोड़ दिया, करो सॉल्व। कुछ फर्क लग रहा है इसमें और उस क्वेश्चन में। सर बस एक छोटा सा ये तो हो गया, वो ओमेगा ही तो बस आएगा टैक्सेशन का कंपोनेंट। मैं अपना आंसर बदल रहा हूँ, मेरे को ही लग रहा है शायद mg/16 आ रहा है। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा बताओ। सर बस एक सेकंड, तो मेरे को लग रहा है शायद mg/16 आ रहा है, तो मैं अपना आंसर बदल रहा हूँ।
16 रखना है या मतलब क्या, या अब 16 आ रहा है? पहले कुछ और बोला था तूने। पहले 12 आ रहा था, वैसा कर दो, 12 16 दोनों ले लो, कोई सही तो सही है। तो मुझे तो काफी अलग आ रहा है, मेरे को 28/169 mg आ रहा है। सर मुझे भी 28 mg by 169 आ रहा है। मेरा आंसर सर 28/169 कर दो सर। और कोई? ओम मेहता, मुकुल चौधरी कहाँ है आज? कर रहा हूँ। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के इसको। एक तो तरीका यही है कि पहले तो ओमेगा निकाल के रख लेते हैं इसकी एनर्जी कंजर्वेशन से, और उसके बाद साधारण तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे अभी कर रहे थे। mg लिया, n लिया, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होगी, m इंटू ए नॉट, और n इंटू कितना, √3/2 इंटू L/2 इज इक्वल टू mL² 12 इंटू अल्फा। केवल कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप बदल जाएगी। तो अगर कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप देखेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन इधर को a और इसकी एक्सेलरेशन इधर को a नॉट, तो कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप क्या होगी? तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a नॉट, इधर की तरफ L/2 अल्फा, और एक इधर की तरफ ω² L/2। नाउ दी कंस्ट्रेंट इज कि L/2 अल्फा का ऊपर की तरफ कंपोनेंट, ये 60 डिग्री वर्टिकल से एंगल बना रही है ना बाहर हमारी, तो इंटू cos 30 प्लस ω² L/2 इंटू cos 60, ये a नॉट के बराबर होना चाहिए। तो एक रिलेशनशिप ये बदल गई हमारी कुल मिला के पूरे उसके अंदर, और इसमें ओमेगा और चाहिए होगा, और ओमेगा एनर्जी कंजर्वेशन से निकलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट विल बी mg/L/2 पहले थी, और अब ये एंगल 60 डिग्री का हो गया है, तो mg/4 ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू mL² 12 प्लस m इंटू ये हो जाएगा L√3/4 का स्क्वायर है सर। स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे /4 था, तो mg/4 बचा इधर इज इक्वल टू हाफ, और ये हो जाएगा mL² 12 प्लस mL² इंटू 3/16, 12 और 16 का एलसीएम 48, 4 यस सर। और 9 13, mL² 48 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg/2 24। तो ω² L/2 की वैल्यू 12 G 24g by 13 है ना? by 13, अच्छा by 2 है हाँ। ओके सर। 12g/13 ω² L/2 की वैल्यू हो गई है ना। यस सर। ये यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये सबसे अच्छा तरीका फिलहाल दिखाई दे रहा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ओमेगा निकल गया तो VCM निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर जनरलाइज करना पड़ेगा। फाइंड ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फाइंड इट्स डेरिवेटिव ACM as a function of theta, and then mg minus n is equal to MACM। आप एनर्जी कंजर्वेशन से ओमेगा निकाल लो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, उससे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लो, उससे ACM लिख लो, इसके डेरिवेटिव्स डी थीटा बाई डी टी को जरूरत पड़ेगी ओमेगा प्लग इन कर लेना, और फिर mg माइनस n इज इक्वल टू MACM। बट मुझे लगता है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा को डिफरेंशिएट करके
या VCM को डिफरेंशिएट करके जब आप ACM निकालेंगे तो शायद उतनी सुंदर इक्वेशंस ना बने। वो भी तो तो ओमेगा से VCM ऐसे भी कैसे लिख निकालते सकते हैं ना। हम्म, हाँ, क्या बोल रहे हो? तो v मतलब वो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ही लिखना है ना, मतलब x हाँ को बताओ। मतलब पता है कितना नीचे जा रहा है, तो L ओमेगा बाई 2 साइन थीटा हो गया। हाँ, L ओमेगा बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ओमेगा रूट में आएगा ना कुछ। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा। ओमेगा रूट में आएगा ना। सर वो एक बार वापस बता सकते हैं, अपने थर्ड इक्वेशन के लिए क्या किया था? वही सर वैसे कंस्ट्रेंट लगाया, लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन लिखी मैंने। लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव ओमेगा स्क्वायर L by 2 टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास L by 2 अल्फा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द लोएस्ट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ मास। उसमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को सुपर इम्पोज कर दिया, तो इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन है, एंड द लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी मूविंग along the horizontal surface, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट 0 आना चाहिए इन सारी एक्सेलरेशंस का मिलके। सर वैसे VCM Yes. नीचे की तरफ ही है ना सर? VCM सिर्फ नीचे की तरफ ही है ना? हाँ, तो एक बेकार से अगर बात करूं तो वो L by 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन के बराबर क्यों नहीं होगा? कौन मना कर रहा नहीं होगा? बिल्कुल सही बोल रहा है। VCM जो है वो -d/dt ऑफ L by 2 cos थीटा होगा, एंड दैट विल बी L by 2 sin थीटा इनटू ओमेगा। और यही ICR भी बोल रहा है कि भैया VCM की वैल्यू इतनी होगी, इसमें क्या है। ओह, मैं d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था। यस सर, हाँ ठीक तो है। ये तो ICR से भी आ रहा था ना, यही चीज तो हाँ हाँ हाँ, यस सर। हम ऑलरेडी कर चुके ना। ICR लोकेट करके ये सारी चीजें यहीं से तो आई थी। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? (28 mg/169) आ रहा है क्या और किसी का भी? हाँ सर। हाँ सर, अब आ रहा हूँ। हाँ सर आ रहे हैं। साहिल जी हैं यहाँ पे? यस सर। आया आंसर? हाँ सर, आ गया हूँ। चलिए, एंगुलर मोमेंटम पे एक क्वेश्चंस करते हैं। और एक यूनिफॉर्म बार है, इसको वन एंड पे हिंज किया हुआ है, सस्पेंडेड है ग्रेविटी में। यूनिफॉर्म थिन बार, मास इसका m, लेंथ l। एक पीस ऑफ वैक्स, मास स्मॉल m, ये हॉरिजॉन्टली हिट करता है इसको u स्पीड से और स्टिक कर जाता है, और ये डिस्टेंस है इसका a जहां पे ये हिट करने एक वाला। छोटा सा डाउट था सर, हम्म, मतलब एक ऐसे ही, मतलब इस क्वेश्चन को देख के याद आया, कल मेरे को डाउट आया था। अगर हमारा, हमने पढ़ा है जैसे हमारा स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग में तो हमारा जैसे SHM हो रहा होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए। अगर यही रॉड होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए, तो SHM हो रहा होगा। हाँ, और अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा रॉड का तो भी हो रहा होगा। तो भी हो रहा होगा। ओके, प्रूफ कर सकते हैं, मतलब रॉड है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ हाँ, उससे उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ही तो बदल जाएगी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बदल जाएगा, और क्या होगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर। तो ये पीस ऑफ वैक्स इसको हॉरिजॉन्टली हिट करता है एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द हिंज और स्टिक कर जाता है, ठीक है।
कैलकुलेट करना आपने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार, जिससे वो रोटेट करना शुरू करेगी इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, velocity of center of mass of the bar, impulse between the wax piece and bar, or the impulse between hinge and bar. कर रहे हैं सॉल्व। यस सर।
सर जो हिंजेस पे इम्पल्स लगाएगा वो लेफ्ट को ही लगाएगा ना? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा आपको। तो लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, डिपेंड करता है वो पॉइंट, हिंज पॉइंट किधर को भागना चाह रहा था इम्पैक्ट से। हाँ अच्छा, तो भागना चाह रहा है उससे, ओके। सर पर अगर ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी इम्पल्स लगाए तो ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ जाएगी, जो है नहीं। ऊपर की डायरेक्शन में इम्पल्स आई कहाँ है? नहीं, एफ और एक्स, एफ एक्स और सॉरी आई एक्स और आई वाई में डिवाइड कर देगा हम उसको हिंज हाँ, तो का। आई बाई 0 होगा ना इसका मतलब। हाँ तो वही पूछ रहा था, हाँ वैसे। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर बता दोगे? फर्स्ट पार्ट का एक बार आंसर बता दोगे? फर्स्ट पार्ट का आंसर, हम्म, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा एम यू ए अपॉन एम ए स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3। हाँ सर, सेम। सही है सर। कंजर्वेशन यस ऑफ सर। मोमेंटम अबाउट द हिंज। हाँ हाँ सर। हाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम यू टाइम्स ए, और फाइनली ये स्टिक कर गई तो एक सिंगल रिजिड बॉडी एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम ए स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। हाँ सर। ठीक है yes. जी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ से जो ओमेगा आया इंटू एल बाय 2 L/2। यस ऑफ बार की सर। बात। थर्ड का और वो एमएल पल्स भी आ जाएगा ना, थर्ड का क्या है सर? ये हो जाएगा एम यू ए अपॉन एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस छोटा एम इंटू ए स्क्वायर इंटू एल बाय 2। L/2। थर्ड पार्ट का आंसर इम्पल्स बिटवीन पी स्क्वायर एंड वैक्स, तो ये तो हो A से जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे ना उसको। माइनस एम ए ओमेगा। हाँ हाँ सर, वही।
mu माइनस एम ए ओमेगा लेफ्ट की तरफ, बार पे राइट साइड की तरफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा mu माइनस एम ए ओमेगा। यस सर। चौथा पार्ट, तो आपने वो पर वो फर्स्ट पार्ट में क्या कंजर्वेशन ऑफ किया? मोमेंटम लगाएंगे ना। तो आपने वो फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, एक बार वापस बता सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। जब ये वैक्स पीस आके इस हिंज को टक्कर मारेगा तो एक वैक्स पीस और बार के बीच में इंपल्सिव फोर्स डेवलप होगी और एक सिस्टम पे इंपल्सिव फोर्स लगेगी हिंज पे। तो अगर मैं इस वैक्स पीस और बार को एक सिस्टम ले लूं तो इस पे एक एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स लगी है हिंज पे और उसका टॉर्क हिंज के अबाउट 0 होगा। तो क्योंकि इसका टॉर्क हिंज के अबाउट 0 होगा इसलिए मैं हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ और किसी पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकता। अगर मैं वैक्स पीस और बार को एक पूरा सिस्टम लूं तो उसका एंगुलर मोमेंटम मैं हिंज के अबाउट कंजर्व कर सकता हूँ। सर आपने रीजन क्या बताया और किसी जरूरत नहीं करने का? क्योंकि यहाँ पे एक हिंज फोर्स लग रही है, इंपल्सिव हिंज फोर्स, तो हाँ वो नहीं वही ऊपर था, लग रही है ना, तो उसका हिंज के अबाउट ही टॉर्क 0 होगा। मतलब वही था ना, वही पूछना था। तो वैक्स पीस और बार को अगर आप एक सिस्टम ले लो तो फॉर दिस सिस्टम देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट, है ना। तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0। ठीक है। यस सर। अब फोर्थ का आंसर बताओ। फोर्थ का सर आंसर उसके बाद निकालने के लिए पूरे सिस्टम के लिए ओवरऑल इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं या केवल बार के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी लगा सकते हैं। सर उसके बाद आपने फिर आयोमेगा लगाया वो करने के लिए, बाद वाले एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए, है ना? बाद वाला एंगुलर मोमेंटम ना, हाँ हाँ बाद में तो ये चिपक गई ना उससे। अच्छा, तो वो सब नहीं लगा सकते थे कि बॉडी मान ली मैंने। LCM प्लस RCM वाला वो फॉर्मूला जो फिक्स एक्सिस रोटेशन का केस है ना, सीधे सीधे आई अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा लिख सकते हैं। फिक्स एक्सिस रोटेशन का केस है ना, वो तो नहीं है ना। स्पेस में कोई और पॉइंट होता ना बाहर सिस्टम से, बॉडी रिजिड बॉडी का हिस्सा नहीं होता अगर वो पॉइंट, फिर अच्छा सोचना पड़ता है वो आर क्रॉस एम VCM प्लस LCM, अच्छा है ना। ठीक है सर। सर तो फोर्थ में भी ऐसे ही कर लेगा ना, बस फोर्थ हो गया ना तो। हाँ फोर्थ का आंसर आई कैलकुलेशन है ना फोर्थ। हाँ बोलो आंसर। सर लिखा है। और कोई बताएगा आंसर? साहिल, आर्यन, कुणाल। सर मेरा एक आंसर आया है सर, कैपिटल M स्मॉल m U L ब्रैकेट 2L - 3 है
अपॉन 6 into ml square by 3 plus ma square, small ma square. अच्छा लग रहा है। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब ये हिंज फोर्स, हिंज की इम्पल्स लेफ्ट की तरफ लगी है आपके। हाँ सर। बाकी लोग? हाँ जी, एनीबडी एल्स? सर कर रहे हैं, एक सेकंड हो रहा है। होने वाला है बस। सर सेम आंसर आया है। ये हमारा यस सर। बाकी? सॉल्व कर रहे हो ना? बाकी ट्राई करो। मुकुल, ओम? अब कर रहा, आ रहा है बस। सर सेम आ रहा है सर। पक्का? मतलब पहले गलत हो गया था, वापस आ गया, मालूम नहीं। सर आया। कुणाल? सर मेरा कुछ कैपिटल और स्मॉल एम में गड़बड़ हो गया, तो वही देख रहा हूँ। यार यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, कुछ हो नहीं सकता। 3 वाले के साथ है कैपिटल एम ही आना चाहिए, ए वाले के साथ स्मॉल एम ही आना चाहिए। अगर 2l इज इक्वल टू 3a हो गया, मतलब a की वैल्यू 2l/3 हो गई, तो इम्पल्स 0 आ जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस? अगर a की वैल्यू 2l/3 आ गई तो इम्पल्स 0 आएगी। कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस? सर मे बी इसलिए होगा कि जी कोलिजन पे जो इसको मेगा प्रोवाइड करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम इसके इम्पल्स के बराबर आ जाएगा ऊपर वाले के, तो मतलब क्या? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कोलाइड करने पे ये ऊपर वाला पॉइंट अगर हम हिंज ना भी होता तो भी कोलाइड करने पे ऊपर वाला पॉइंट वहीं रहता। हाँ, हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक बार फ्रीली पड़ी है और इधर से हिट करें या फोर्स लगाएं
तो L/2 पे इधर से फोर्स लगाएं तो उधर से L/6 डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट आता है जिसकी इनिशियल एक्सेलरेशन 0 आती है ना? एंड दिस डिस्टेंस इज 2L/3। द रिवर्स इज ऑल्सो वैलिड कि अगर मैं सेंटर से इधर L/6 डिस्टेंस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 आएगी। दैट मीन्स व्हेन आई हिट this bar at this distance, this point will not immediately acquire a velocity due to this hit। तो वो पॉइंट एकदम से वेलोसिटी एक्वायर करना ही नहीं चाहेगा, तो इंपल्स पे झटका ही क्यों लगेगा, हिंज पे झटका ही क्यों लगेगा? हिंज पे जर्क तो तब लगता ना जब वो पॉइंट अचानक से आगे चलना चाहता और हिंज एक इंपल्सिव फोर्स लगा के उसको रोक लेती कि कहाँ जा रहा है। तो इसका लिंक केवल इस चीज से है कि इस बार को हिट कहाँ किया गया है। अब आपने ये प्रूव करना है कि अगर सेंटर से x1 डिस्टेंस पे हिट किया जाए और दूसरी तरफ x2 डिस्टेंस पे उसको हिंज किया जाए तो इम्पल्सिव फोर्स हिंज पे 0 होने के लिए x1 और x2 की वैल्यू कितनी होगी, ये निकाल के दिखाना। आपने मेरे को प्रूव नहीं करना, नहीं कैलकुलेट करके दिखाना। प्रूव तो तुम फटाफट कर देते हो। सेंटर से x1 डिस्टेंस एक तरफ हिट करने पर सेंटर से दूसरी तरफ x2 डिस्टेंस पे अगर आपने हिंज कर रखा होगा तो वहां पे कोई इंपल्सिव फोर्स हिट के दौरान डेवलप नहीं होगी। तो x1 और x2 का प्रोडक्ट कितना होगा? लेंथ दी है, लेंथ दी है, हाँ यूनिफॉर्म बार है, लेंथ दी हुई है। तो L²/3 तो L/2 और L/6 का प्रोडक्ट तो L²/12 आता है। आता तो है, चेक कर लेता हूँ सर एक बार। अरे बाय 12, हाँ ब्लंडर हो गया सर, एक सेकंड बस। तो सर हाँ सर L²/12 हो गया। हाँ सर सेंटर के आउट मैंने IM²/3 ले लिया था, तो L²/12 होता है ना। ओ सर अर्णव ने हिंट भी दे दी। ओ अर्णव ने सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। वो L²/3 ले लिया था। सर वैसे हाँ सीधे ही बोल सकते थे, लेकिन पसंद नहीं था सीधा बोलना मतलब। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा आपने क्या लगाना है, बहुत सिंपल सा। आपने ये सोचना है सेंटर ऑफ मास से इधर x1 डिस्टेंस पे इसको एक इम्पल्स इम्पार्ट कर दी। इस इम्पल्स के इम्पार्ट करने से इसको उधर वहां पे अगर इम्पल्स 0 आई तो इसका मतलब ये फ्री रॉड की तरह बिहेव कर रहा है ना। इस इम्पल्स से इसके पास वेलोसिटी आएगी v, एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा, और उधर x2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट आएगा जिसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो अगर x2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आएगा उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो v मस्ट बी इक्वल टू x2 ओमेगा। क्यों भाई? एक कंडीशन। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर स्पेस में एक पॉइंट लूं P, तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहना चाहिए। तो mvx1 मस्ट बी इक्वल टू ml²/12 इंटू ओमेगा, ये दूसरी कंडीशन। और अब इसमें v को x2 ओमेगा पुट कर दो तो x1 x2 की वैल्यू ICM/m आ गई, यानी कि L²/12। सर मैं एंगुलर मोमेंटम वो भी कह सकते हैं ना कि सेंटर ऑफ मास के आउट इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू I ओमेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये नहीं पसंद आया जो मैंने लिखा? नहीं ये भी अच्छा है। साहिल ने उस दिन ऐसे ही किया था ना ये क्वेश्चन। हाँ सर मतलब मैंने भी यही सोचा था, मतलब पहले तो सोची नहीं, पहले तो L/12 आया दिमाग में।
ऐसा ऐसे सोचने को क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको अब ये याद दिलाता हूं कि ग्राउंड के ऊपर एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर रख के मैंने ये पूछा था, या फिर कोई भी राउंड बॉडी रख के ये पूछा था कहाँ फोर्स लगाऊं कि ये स्मूथ सरफेस पे भी अपने आप रोल कर जाए, स्लिप ना करे। तो अगर ये एच है और ये आर है, तो एच की वैल्यू ICM/MR निकाल के दिखाई थी मैंने आपको। तो ये भी तो वही है ना, सेंटर से x1 डिस्टेंस इधर फोर्स लग रही है और सेंटर से x2 डिस्टेंस उधर एक पॉइंट आ रहा है जिसकी वेलोसिटी 0 आ रही है, तो x1 और x2 का प्रोडक्ट ICM/M के बराबर है। यही किया था ना इसमें, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 आने की कंडीशन, फ्रिक्शन हो भी तो भी ना लगे या फिर स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग कर जाए, ये डेराइव किया था ना हमने, नहीं किया था क्या? किया किया था था सर। सर। तो ये भी वही चीज है, इसलिए मैंने ऐसे इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके दिखा कि भैया उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 की कंडीशन निकालो आप। सर आपने क्वेश्चन में से वेलोसिटी जीरो कंडीशन निकाली बोली थी ना? हाँ, तो वेलोसिटी 0 अगर हुई इम्पैक्ट के तुरंत बाद, इसका मतलब हिंज पे रिएक्शन नहीं ना डेवलप होगा। हाँ वही एक्सेलेरेशन जीरो की वजह से। हाँ अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये वाले क्वेश्चन के अंदर कि अगर a की वैल्यू 2L/3 हो गई तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के ऊपर कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि अब एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स रही ही नहीं। अभी ये तो हम ये बात कर रहे थे ना कि आपने को टॉप पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है सिस्टम का, इस वैक्स पीस और बार का। वैसे क्या ए को 12 पे 3 पे बात कर रहे हैं? हाँ, अगर a 2L/3 हो गया तो हिंज पे इम्पल्स 0 आ जाएगी ना। यस सर। तो अगर हिंज पे इम्पल्स 0 आ जाएगी तो एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स 0 ही हो जाएगी इस सिस्टम पे, दैट यू कैन यस। कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी अदर पॉइंट। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना समझने के। ये तो अच्छा काफी फिर डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल सकते हैं ना? हाँ, और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस केस में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा, जो अभी नहीं है। हम्म किसी को फोर्थ पार्ट का आंसर निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इम्पल्स बिटवीन हिंज एंड बार, उसको निकालने के लिए सीधा सीधा से सोचना है ये जो इम्पल्स है वो सिस्टम के चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगी। तो सिस्टम का फाइनल एंगुलर लीनियर मोमेंटम होगा बार का मास इंटू बार के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और उसको लिख देता हूँ बार का मास इंटू L/2 ओमेगा, और वैक्स पीस का मास m इंटू ए ओमेगा। ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इससे निकालो वो इम्पल्स सीधे आ जाएगी जो हिंज पे लगी होगी, फोर्थ पार्ट का आंसर अगर आपको सॉल्व करना है तो। बार का मास इंटू बार के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस वैक्स पीस का मास इंटू वैक्स पीस की वेलोसिटी, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस कर दिया इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, हाँ सर। क्लियर कर दूं? हाँ सर। एक मिनट, बस वो लास्ट का नोट करना था। कौन सा लास्ट का, ये या नीचे? नहीं नहीं, यही वाला था। ठीक है, नहीं सॉरी, नीचे वाला, सॉरी सॉरी। x1 x2 आपने हटा दिया क्या? हाँ नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, हो गया सर। सभी का हो गया? हाँ जी, हाँ सर हो गया। ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम पे। तो सपोज एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर एक थिन बार रखी हुई है,
बार का मास m, एक बॉल मास m की u स्पीड से आती है, और बॉल या डिस्क मान लो छोटी सी, एक डिस्क ग्राउंड पे स्लाइड करती हुई आ रही है, m मास की डिस्क है, u स्पीड से स्लाइड करती हुई आ रही है, और ये इस बार के ज्योमेट्रिक सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे स्ट्राइक करती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ अपने को, तो आपने इम्पैक्ट के बाद वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। डिस्क की वेलोसिटी कितनी होगी, बार के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, और बार की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये सॉल्व करना है आपने। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब आप डिस्क का डिस्टेंस देखेंगे बार से किस रेट से कम हो रहा है, और ऑब्वियसली वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग मेजर होगा जहां पे डिस्क बार को हिट करने वाली है वहां पे, है ना। हाँ सर। सर फ्रिक्शन जीरो है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है। सर एक चीज, वो बॉल टकरा के रुक रही है या टकरा के, ओ सॉरी 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 सॉरी। सॉल्व करें, यू हैव 5 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ अभी। सर मुझे एक सेकंड, इसमें वेलोसिटी सेपरेशन में हमें उस पॉइंट की वेलोसिटी देखनी होती है जहां वो कोलाइड कर रहा है। बिल्कुल, आपको जब अगर आपसे इस डिस्क और बार के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो जी। आप वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है वही निकालेंगे ना, और अगर उसका रेट ऑफ चेंज देखना है तो क्या करेंगे आप। कॉमन नॉर्मल का लॉन्ग निकालेंगे ना, तो वो कुछ घूम भी गया हो तो नॉर्मल तो चेंज हो गया हो। इमीडिएटली बिफोर इम्पैक्ट और इमीडिएटली आफ्टर हाँ इम्पैक्ट हाँ पिक्चर बनाते हैं ना, उसमें घुमा ओके। कुछ नहीं होता। हाँ यस सर, ठीक है। ठीक है।
हाँ जी, क्या प्रोग्रेस? थोड़ा टाइम सॉल्व करने को, गलत आंसर आने में थोड़ा सा टाइम मिस। हाँ, गलत आंसर आने में टाइम तो लगता है। सर मास सेम ले लें। नहीं, क्यों? सर ओमेगा बताऊं? बताओ। 12 नहीं mu। सर नहीं बताने। हाँ सर, पर आप बता सकते हो तो। बोलो। तो अर्णव, वैसे मेरा भी थोड़ा सेम ही आ रहा था जो तूने जितना बोला था। अच्छा, 12 mu 1 plus e by ml plus 4 ml m u 1 plus e 1 plus e by ml plus 4 ml छोटा m by small m plus 4 ml। plus मेरे को m। तो मेरा भी सिमिलर ही आ रहा है। तो मेरे को डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है। सर मेरा सेम तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मतलब सिमिलर। मैंने v निकाल दिया, डिस्क की v निकाल दी मैंने। और हाँ सर मैंने भी वो निकाल दी। एक मिनट, आर्यन बोल। सर मेरे को डिनोमिनेटर में 7 स्मॉल m प्लस 4 कैपिटल m आ रहा है, बाकी सेम है पूरा। आर्यन वाला आ रहा है। ये ब्लंडर करा होगा। हाँ जी, डिस्क की वेलोसिटी कौन बता रहा है? साहिल। u into small m minus 4em upon 4m plus m, 4 into capital M plus m। और कोई? सर इसमें भी मेरे को 7 आ रहा है स्मॉल m के साथ दोनों जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। u into 7 small m हाँ सर। minus 4e times capital M अपॉन 4m plus 7 small m। ये 7 का क्या कमाल है, किसने क्या मिस किया इन लोगों ने? सर शायद 7 आ रहा है सर, मुझे भी 7 आ रहा है। हाँ हो गया, ई सही वो है। पॉइंट के लिए नहीं निकाला, आई थिंक सेंटर से लेंगे तो 7 नहीं आएगा, अगर वो पॉइंट पे ई निकालेंगे तो शायद 7 आएगा। मैंने इसे उस पॉइंट से ही सर लिया शायद है। इन्होंने ओमेगा L/4 वाले को शायद v अप्रोच में नहीं लिया, मालूम नहीं। उसको ही लिया, उसी को तो सेंटर ऑफ लेना है। मास की वेलोसिटी तीनों ले ली तुमने खाली ई में। ई की वैल्यू नीचे आएगा u माइनस 0 और बाद में आएगा v नॉट प्लस ओमेगा L/4 माइनस v। हाँ लिखना सर है एक मिनट, प्लस वो डिपेंड करता है ना तू किस डायरेक्शन में ले रहा सर है। मैंने ICOR के उसे ही किया वापस। कौन है? नहीं सर 7 आ रहा है सर, मैंने अभी इक्वेशन मेरी सॉल्व हुई, मतलब मैं बहुत फास्ट हूँ ना। इसमें भी ICOR L/3 पे होगा। बार का
हाँ अच्छा क्यों? सर वो हाँ ठीक है, x1 x2 इक्वल टू l स्क्वायर बाय 12 था ना। ठीक है। तो उससे अपनी जो उसकी वेलोसिटी आ गई वो l/4 प्लस l/3 7 सर l/12 आ गया 7 सर, वो प्लस की जगह माइनस ले लिया था माइनस मैंने। v अपॉन u आ गया ऐसे। हाँ यस सर। तो 7 तो तेरा भी आना चाहिए। सर हम्म सर आ गया 7, वो प्लस की जगह मैंने माइनस ले लिया था सर। अच्छा अच्छा हाँ, डिनोमिनेटर प्लस में ओमेगा 7 एल था, की मैंने जगह। वो भूल गया, 7 आ रहा है मेरा आगे। कहाँ पे आ रहा है? सब जगह स्मॉल एम के साथ आ रहा है। 4/7 कर दूं इसको ऐसे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। यस सर आ गया। बाकी पब्लिक सर लेकिन मतलब इतना जल्दी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? मतलब बहुत पहले आ गई थी लेकिन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो इनिशियल पिक्चर ये, इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी u। तो अब इम्पैक्ट के तुरंत बाद इसके सेंटर की वेलोसिटी v नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी v। अब v और ओमेगा में रिलेशनशिप आप यहाँ पे स्पेस में एक पॉइंट लो, उसके अबाउट बार का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो आपके पास आ जाएगा v0 इंटू l/4 इज इक्वल टू ml²/12 इंटू ओमेगा। या फिर दूसरी तरफ स्टेशनरी पॉइंट वाला फंडा लगा लो, वो लगा लो जैसे भी। तो 3v0/l आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा और v0 में। तो एक बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया, अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। mu इज इक्वल टू m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू v0, एक इक्वेशन। और E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी v0 प्लस l/4 इंटू ओमेगा, ये वाला डिस्टेंस l/4 है हमारा, माइनस v अपॉन u। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। इन तीनों को सॉल्व करना है आपने। दीज आर दी 3 सेट ऑफ इक्वेशन। एक हमारी मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिडेशन की। आप इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम स्पेस में कहीं पर भी कोई स्टेशनरी पॉइंट लेकर कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपको ध्यान से स्पेस में स्टेशनरी पॉइंट चूज करने हैं और उसके वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने हैं। चलो तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लगता है ना, या मैजिकली हो जाती है? टाइम तो लगता ही है, बट कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। हाँ तो वैसे 2 स्टेप में ही हो जाता है ना वो। ओमेगा एल की वैल्यू वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया ऊपर से v0 के टर्म्स में, और फिर यार अब मैं इक्वेशन ही गलत तरीके से सॉल्व करता हूँ, इसलिए मेरे को 15-20 मिनट मतलब मैं बहुत बेकार तरीके से इक्वेशन सर एक बार आप आंसर वापस दिखा सकते हैं? ये डिस्क की वेलोसिटी लिखी हुई है, ये डिस्क की वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी। ये तो गलत है, ये वाली। हाँ ओके सर आ गया। सर सर इसे एक बार नीचे करो। वैसे जो ई वाली इक्वेशन थी उसमें अगर मैंने v0 माइनस ओमेगा l/4 ले लिया था तो अपने आप नेगेटिव नहीं आ जाना चाहिए था? आ जाना चाहिए था, लेकिन तूने v भी सब्ट्रैक्ट किया था क्या उसमें से? यहाँ पर भी उल्टा लिया था क्या? एंगुलर मोमेंटम में भी ओमेगा क्लॉकवाइज लिया है क्या? नहीं उसमें तो ओमेगा मैंने ऐसे माना है क्या? नहीं उसमें तो मैंने यही लिखा था ओमेगा इक्वल टू 3v/l। हाँ फिर गलत, एंटी क्लॉकवाइज वो भी। फिर तो गलत ही है ना यार। अच्छा वो क्योंकि एक तरफ ओके। अब जगह ओमेगा को क्लॉकवाइज मान के लिख रहा, तब तो मैं बोलूंगी हाँ बाद में नेगेटिव आ जाएगा। यस अच्छा ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगा तो सेम बात पड़ जाएगी वो। ठीक है सर एक बार जूम आउट कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मॉड्यूल में से एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करेंगे आज बैठ के, कल यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम की शीट सॉल्व करवाऊंगा क्लास में।
और रोलिंग वाला फिनिश कर दो। रोलिंग वाली शीट कर दी क्या फिनिश? ट्राई किए कि नहीं किए? सर हो गई, वो जितनी कर सकते थे उतनी हो गई। सर वो लास्ट के 5 भारी है एकदम। हाँ लास्ट के हाँ, 5 सब पहले मॉड्यूल कर लेते हैं फिर लास्ट के 5 करेंगे। ठीक है, आज आप मॉड्यूल फिनिश कर दो। लेकिन सर मॉड्यूल करने से कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन गेन होगा कि लास्ट के 5 कर पाएंगे? मुझे नहीं सर पता। वो सर मतलब वो ऐसा सा मैं लग रहा है कल कि से ट्राई दुखी हूँ, करने की कुछ नहीं जरूरत ही आता नहीं है। मुझे। सर वो ऐसा लग रहा है ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो वही आखिरी मैं 5 तो समझता ही नहीं हूँ। ऐसे थोड़ा कह सकते हो तुम यार, ये गलत है। You can't सर say वो एक्चुअल में और स्टार्टिंग के भी इजी है, बट वो इतने सारे डिस्टेंस और इतने सारे ना दिमाग घूम जाता है वो हाँ वो टॉर्क से वो निकालते ही। हाँ यस सर, वो इतनी सारी चीजें दी हुई हैं एक ही फिगर में। कोई बात नहीं, कल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है तुम्हारे लिए ना, उसके बाद सब हाँ ठीक सर, लगेगा हाँ सर। तुम्हें। 15 क्वेश्चन वाले चीज की बात कर रहा हूँ हम्म, चलिए ठीक है। इसमें वो सब फिगर्स थे भाई ना। सर हाँ जी, सर आप एक बार वो पार्ट वापस समझा सकते हैं क्या? वो जो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करते हैं अबाउट पॉइंट पी, वो जो एक मैं भूल गया कैसे करते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी है ये कैसी आई? v नॉट इंटू एल बाय 4 इक्वल टू ml स्क्वायर हाँ बार। हाँ ऐसे वो कैसे करते थे, वापस बता सकते हैं? बार की इनिशियली स्टेशनरी थी तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था। यस सर। फाइनली ये v वेलोसिटी से चल रही है और ओमेगा से घूम रही है, राइट? यस सर। अब मैं इस पॉइंट के अबाउट तेरे से एंगुलर मोमेंटम लिखने को बोलूं तो कितना एंगुलर मोमेंटम बताएगा इसका तुम? MV/L/4। mv l by 4 बस। नहीं, इसको फिर आई आई कौन सा लेना है? तो एंगुलर मोमेंटम को पढ़ो जाके दोबारा से, पहली क्लास लगा एंगुलर मोमेंटम की, दोबारा से खोल नोट्स पढ़ उसके सारे। तो एंगुलर मोमेंटम सर की आप एक बार वो अंधेरी वाले लेक्चर वापस एक्टिवेट कर सकते हो क्या? कौन सा अंधेरी वाला लेक्चर? सर वो जो 1 2 3 4 आपने शेयर किए थे। 1 2 3 4 काइनेमेटिक्स सर वो वाला? अंधेरी बैच नहीं, इसके रिजिड बॉडी के आपने सारे शेयर किए ना देखने के लिए। काइनेमेटिक्स के ना? हाँ क्यों देख नहीं लिए तुम लोगों ने? नहीं देख जो नहीं, ये रिजिड बॉडी के देख लिए है, वापस देखना है सर बेसिक्स अंत अगर। ओए होए, चलो मैं नहीं देखता वो हूँ। और कोई कोई पार्ट वापस देखा तो फिर अच्छे से। ठीक है, करता हूँ कोशिश आज मिल जाए तो। थैंक यू सर। ठीक है। सर Hi, sir, एक thank you, sir. चीज़ और पूछनी थी हम्म, सर। जो हमारी रोटेशन की शीट जैसे है, इस वाली शीट के एक बार आंसर भेज दोगे डिस्कस करने से पहले? क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा डर लग, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई क्वेश्चन भी सही होने वाला है या नहीं होने वाला है। हाँ सर, सेम ऐसा ही लग रहा है। शीट के आंसर देखता हूँ, है तो मेरे पास, क्यों नहीं भेज दूंगा। कौन मतलब सी? सर मतलब एक बार बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है आंसर्स। रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी इन प्लेन, CRE 6 की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर CR 15 क्वेश्चन है जिसमें। सर और वो mg क्या है, वो मेगाग्राम है क्या? वो 10 की पावर वो किलो केजी का इंटू 10 की पावर 3 है ना। हाँ हाँ वही 22,000 केजी mg है। है बस वो यार। हाँ सर उसको सर 22,000 क्या? केजी लिख सकते हैं ना। इसके आंसर नहीं है मेरे पास। नो अभी तो 4 क्वेश्चन, उसका 5 डेटा क्वेश्चन के आंसर है, 5 क्वेश्चन के क्या? सर शुरुआत के 5 है या आखिरी के 5 है? नहीं नहीं, कुछ 1 2 4 5 8 रैंडम से हैं कुछ, मैं इसको अच्छा। डिस्कस करेंगे सारी को ध्यान से। ठीक है सर। और उसका डेटा आप दे सकते हैं इसमें। क्वेश्चन में रेडियस में लेंथ में। मैं चेक हाँ करूँ। 2 3 क्वेश्चन का है। क्या मुझे बता दो जिसमें आपको डाउट लग रहा है, मेरे को एक बार भेज दो। सर एक तो क्वेश्चन 7 था मेरे ख्याल। वो एल ने दिया है ना वो सर एक तो सर क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए मतलब छोड़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 लिफ्ट ट्रक वाला, मास है 70 kg। हाँ सर उसमें एक डिस्टेंस नहीं दिया है। डिस्टेंस नहीं दिया उसने। अच्छा, सर ये उसमें जो नहीं दिया था। है, सर एक क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया था। मेरे को रिपोर्ट कर दो कौन कौन से क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, आई विल गेट इट अपडेटेड और मैं आपको रीसेंड करवा दूंगा। मैं और बोलूंगा ऑपरेटर को एक बार चेक करेगा डेटा कुछ मिसिंग है तो। यू रिपोर्ट मी ऑन द ग्रुप की सर ये वाले क्वेश्चन रीचेक करवा लो एक बार, ठीक है? सर उसके डायग्राम ऑनलाइन है सेम। तो उसमें डेटा दिया है? हाँ हाँ 7th में तो दिया है।
हाँ तो तभी मैं बोल रहा हूँ ना, मिल जाएगा। आप मेरे को ना एक बार क्वेश्चंस रिपोर्ट कर दो, मैं ठीक करवा के आपको शीट दोबारा भिजवा दूंगा। यस सर। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है बेटे। बाय सर, थैंक्स सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। फिर आज मेरी सब क्रिसमस सर।